हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। हमने मौर्योत्तर काल को लेकर कुछ वीडियो पहले भी डाले हैं, जिसमें पहले वीडियो में मौर्योत्तर काल में जो भारतीय राजवंश थे उनके द्वारा किए गए शासन के बारे में बताया है, जैसे कि शुंग, सातवाहन, कण्व, छेदी वगैरह। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो था उसमें जो विदेशी आक्रमणकारी राजवंश थे उनके बारे में हमने विवेचना चर्चा है वो की है, जिसमें हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण राजवंश आते हैं। आज जो हम हैं वो इस मौर्योत्तर काल, जो कि 500 वर्षों का लगभग कालखंड माना जाता है, उस मौर्योत्तर काल में जो प्रशासन है, राज व्यवस्था है, व्यापार वाणिज्य है, उसके बारे में चर्चा है वो करेंगे। साथियों, मौर्योत्तर काल से पहले का जो काल था वो था मौर्य काल, जो कि एक केंद्रीकृत साम्राज्य का काल था और एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ एकमात्र साम्राज्य था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन या विखंडन के बाद में उस भूभाग पर बहुत सारे जो राजवंश हैं वो उभर कर आए। उनमें देशी राजवंश भी थे, शुंग, कण्व, सातवाहन वगैरह, और विदेशी जो आक्रमणकारी राजवंश थे वो भी थे, जिनमें शक, कुषाण वगैरह जो थे। तो उन सभी का या उस कालखंड के दरमियान जो राजतंत्र है या राजतांत्रिक व्यवस्था है, प्रशासनिक तंत्र है, वो किस तरीके का था, उस पर जो चर्चा है वो आज हम इस टॉपिक पे करेंगे। तो पहले हम आते हैं मौर्योत्तर काल की राज व्यवस्था एवं प्रशासन पे। साथियों, यह वो समय था जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, अर्थात एक केंद्रीभूत सत्ता है वो नहीं थी। छोटे छोटे राज्यों का उभार हो रहा था, उनका उद्भव और विकास हो रहा था। ये जो राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा है, ये तो मुख्य जो राजवंश थे या जिनके हमें साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे राजवंश उस वक्त रहे होंगे जिनके बारे में हमें साहित्यिक स्रोत से जानकारी नहीं मिलती है या पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती है, या उनके पुरातात्विक स्रोत रहे भी होंगे लेकिन वो समय के साथ में पहले ही नष्ट हो गए हो, या जिनकी संरचनाएं हैं वो कच्ची रही हो तो वो समय के साथ में पहले ही नष्ट हो गए हो, अतः उनके बारे में पुरातात्विक सामग्री है वो नहीं मिली। या ऐसा भी हो सकता है कि उन राजवंशों का जो कालखंड है, जो राज शासन का समय है, वो बहुत ही छोटा रहा हो, जैसे कि कण्व है, सिर्फ 45 वर्ष रहा था, तो उनके बारे में हमें उनके संस्थापक के अलावा कोई जानकारी है वो नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे राजवंश हैं, वो चाहे देशी हो या विदेशी हो सकता हो, रहे हो, या ऐसी अधिकतम संभावना है कि रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में हमें जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, क्योंकि उनका जो राज शासन या तो कम समय के लिए होगा, अल्प समय के लिए होगा, या उनका जो जितनी भूमि पर उनका शासन है वो छोटा सा राज्य रहा होगा। तो हमें जो भी जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है उनके आधार पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, विवेचना करते हैं। तो यह वो काल था जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, अर्थात सत्ता है वो बटी हुई थी। एक बड़े भूभाग पर बहुत सारे राज्यों या बहुत सारे शासकों का शासन था। तो यह जो निरंतर विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको किस तरीके से रोका जाए, अर्थात जो भी राजा होता था उसके शासन काल में उसके जो राज्य होता था उसके अंदर विद्रोह के तत्व है वो नहीं उभरे, या और विकेंद्रीकरण है वो न हो। इसके लिए यह जरूरी था कि सामान्य जो प्रजा है
दरबारी हैं या जो राज्यपाल या गवर्नर हैं राजाओं के, उनके मन में यह बात बैठ जाए कि जो राजा हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा हैं वो ईश्वर का अंश हैं, अर्थात राजत्व में देवत्व का आरोपण जरूरी था। प्रजा में यह विश्वास बैठ जाए कि हमारा जो राजा है वो कोई देवीय पुरुष है, ताकि जो प्रजा है उनकी अपने राजा के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे और राज्य है वो विखंडन, पतन और विकेंद्रीकरण से बच जाए। तो इसके लिए तत्कालीन जो नीतिज्ञ थे उन्होंने राजतंत्र में देवी तत्व का आरोपण का सिद्धांत दिया, अर्थात राजा को देवीय अंश से युक्त माना या देवीय अवतार के रूप में राजा को प्रायोजित किया। तो यह हमें जो राजतंत्र में देवी तत्व जो है वो मौर्योत्तर काल की विशेषता है, यह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में देवकुल, एक और यह जो प्रयास था वो कुषाण शासकों ने किया कि उनके जो कुषाण शासन के जो मृत राजा होते थे उनकी मूर्तियां स्थापित कर दी जाती थी और उस पर मंदिर है वो बनवा दिया जाता था। ऐसे मंदिर को देवकुल कहा जाता था। इससे भी प्रजा, दरबारीगण जो भी होते थे, शासकीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी और सामान्य प्रजा, उनमें राजा के प्रति निष्ठा और श्रद्धा का भाव है वो उत्पन्न हो। तो इसके लिए कुषाण शासकों ने देवकुल स्थापित किए। देवकुल से तात्पर्य है मृत राजाओं की मूर्ति स्थापित करके उस पर मंदिर बनाना। संभवतः यह जो है उन्होंने चीनी जो परंपरा है उससे अपनाया था। एक आता है भूमिदान। हमने आगे भी पढ़ा था कि भूमिदान की जो परंपरा है सबसे पहले सातवाहन शासकों ने शुरू की। सातवाहन शासकों ने अपने राज्य के जो भी ब्राह्मण होते थे या श्रमण होते थे, बौद्ध भिक्षु वगैरह जो भी होते थे, जो धर्म से संबंधित कोई विद्वान पुरुष होते थे या संघ जो होता था, चाहे बौद्ध संघ हो, विहार हो, ऐसा कोई भी धार्मिक जो संगठन होता था, उनको भूमिदान दिया जाता था। भूमिदान से तात्पर्य है कि कोई ग्राम विशेष या गांवों का समूह या कोई खाली पड़ी जमीन जो है वो उस ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षु या किसी धार्मिक संगठन को, संघ को अर्पित कर दी जाती थी, दान कर दी जाती थी। अब जो दान प्राप्त भूमि होती थी उस भूमि से कर उगाहने का जो अधिकार है वो राजा उस दान ग्रहीता को दे देता था। अर्थात उस जमीन से फिर जो राजस्व उगाई है और अन्य प्रकार के जो भी कर टैक्स हैं उसकी उगाई है वो राजकीय कर्मचारी नहीं करेंगे। अब उसकी उगाई है वो ब्राह्मण या जो भी श्रमण है वो करेगा और वो ही उसका उपभोग भी करेगा। पहले तो सिर्फ कर उगाई जो होती थी, राजस्व उगाई होती थी, उसी के अधिकार दान गृहीता को दिए गए। लेकिन बाद में जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं, अर्थात प्रशासनिक अधिकार से तात्पर्य है उसकी जो कानून व्यवस्था है उस ग्राम की, उसकी जो न्याय व्यवस्था है, तो ये सारी जो व्यवस्था है वो भी उसी को दे दी गई बाद में। तो अब जो दान गृहीता होता था वो एक तरीके से उस गांव के या उस भूखंड के राजा के रूप में हो गया। अर्थात वो उस गांव या उस भूखंड से राजस्व ले सकता था, वहां न्याय भी वही करता था, अर्थात उस
क्षेत्र का न्यायाधीश भी वही था, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो काम था वो भी उसी का था, और इसके लिए वो एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी भी है वो रख सकता था। ये जो राजनीति में, ये जो राजतंत्र में नए तत्व उभर रहे थे, यही सामंती व्यवस्था के पूर्व तत्व थे, या इन्हीं ने सामंती व्यवस्था को बाद में जाकर एक नया आधार दिया। अर्थात सामंतीकरण की जो प्रक्रिया है वो यूं कहें कि सातवाहन समय से शुरू हो जाती है। तो जो भूमिदान की जो परंपरा है वो सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने चलाई थी, और यही परंपरा है वो बाद में सामंती व्यवस्था का रूप है वो ले लेती है। संयुक्त शासन, शक और पहलवों ने संयुक्त रूप से शासन की परंपरा भी चलाई, अर्थात इसमें राजा और युवराज, युवराज से तात्पर्य है राजा का वो बड़ा बेटा जो राजा के बाद में राजा बनेगा, अर्थात भावी राजा, उसको युवराज कहा जाता था, और बाकी जो राजा के पुत्र थे वो राजकुमार कहे जाते थे, जबकि राजा बनने वाला होता था वो युवराज कहा जाता था। तो इस संयुक्त शासन की जो प्रणाली है जिसको शक पहलवों ने चलाया था, उसमें राजा के साथ साथ में युवराज भी सत्ता के बराबर उपभोग का भागीदार वह होता था। इसके अलावा बहुत सारी जो प्रशासनिक जो इकाइयां हैं वो जो मौर्य काल की थी वो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ जो है वो नए शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि दंड नायक, महादंड नायक, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमें इस कालखंड में पहली बार देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मौर्योत्तर काल के व्यापार की तरफ। तो व्यापार की बात करें तो सर्वप्रथम जो है वो हम बात करेंगे रेशम मार्ग की। यह रेशम जो मार्ग है वो क्या है, पहले तो उस पर बात करते हैं। रेशम का जो निर्माण है या एक अच्छी क्वालिटी का जो रेशम है वो चीन में उसका निर्माण है वो होता था, इसलिए रेशम को चिनांशुक भी कहा गया है उल्लेखों में। तो यह जो रेशम है उसकी रोमन साम्राज्य जो था, जो वर्तमान का इटली है और उसके आसपास के जो भूभाग हैं, भूमध्य सागर के उत्तर का जो इलाका है और बाद में दक्षिण के भी बहुत सारे हिस्से उसमें शामिल हो जाते हैं, तो यह जो इलाका है वो उस वक्त रोमन साम्राज्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, और विश्व के इतिहास में इस साम्राज्य को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। तो यह जो रोमन साम्राज्य था उसमें चीन के रेशम की बड़ी भारी मांग हुआ करती थी। तो यह चीन से रोमन साम्राज्य की तरफ एक स्थल मार्ग जाता था, जहां से जो व्यापारी होते थे वो रेशम को रोमन साम्राज्य है वो ले जाते थे और वहां के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो यह रेशम जो मार्ग है वो रेशम व्यापार का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मार्ग हुआ करता था उस वक्त। इस रेशम मार्ग वाले इलाके पर, यानी जहां से रेशम मार्ग गुजरता था, वो भूखंड भी कुषाण शासक कनिष्क के अधीन था, अर्थात उस जगह पर भी कनिष्क का शासन था। कनिष्क ने उस रेशम मार्ग से बहुत सारा जो धन है वो टैक्स के रूप में, व्यापारिक कर के रूप में प्राप्त किया, और वो ही उसकी समृद्धि में एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा। तो रेशम मार्ग पर जो अधिकार करने वाला या जिस शासक के अधीन यह रेशम मार्ग रहा वो था कनिष्क। कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो वो शासक था कनिष्क, यानी कनिष्क का शासन है वो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। फिर आते हैं रोमन एवं मध्य एशिया व्यापार।
मौर्योत्तर जो काल था वो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है और साथ साथ में ही सिक्कों के प्रचलन को लेकर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल है वो माना जाता है। भारत से व्यापार की बात करें तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भारत में दो तीन चीजें हैं मुख्यतः उनकी विदेशों में बड़ी भारी मांग रहती थी। एक वस्त्र, सूती कपड़े, दूसरा गरम मसाले या मसाले कह दीजिए, जो कि दक्षिण भारत में उनका उत्पादन ज्यादा होता था, और तीसरी है वो हाथी दांत। इन तीन चीजों की विदेशों में बड़ी भारी मांग है वो रहती थी। सूती वस्त्र, मसाले और हाथी दांत। इनके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हैं वो जाती थी, जैसे कि लोहे के बर्तन हैं, सीपियां हैं, मोती हैं। तो ये सारी चीज हैं, उनका भारत जो है वो निर्यात रोमन साम्राज्य को करता था। अर्थात इन चीजों की रोमन साम्राज्य में बड़ी भारी मांग हुआ करती थी और इसके बदले में भारत को वहां से सोने और चांदी के सिक्के हैं वो मिलते थे। यह व्यापार इतना बड़ा था कि कुछ ही समय बाद में रोमन जो साम्राज्य है उसका सोना और चांदी है वो खत्म होने को आ गया। तो रोमन साम्राज्य ने इस व्यापार को भारत के साथ जो होता था उसको बंद कर दिया, क्योंकि वहां सोना और चांदी है वो कम हो गया। प्लिनी ने भी इस बात पर दुख जाहिर किया है कि सारा जो सोना और चांदी है सिक्कों के रूप में रोमन साम्राज्य का भारत को जा रहा है। तो यह जो व्यापार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में हो रहा था, तो इस व्यापार को देखते हुए बहुत सारे जो रोमन व्यापारी हैं वो दक्षिण भारत में आकर बसे। उन्होंने वहां पर बस्तियां भी बसाई, जैसा कि 1945 में अरिकामेडु नामक एक बंदरगाह है, उस पर उसकी खुदाई में हमें ये जो यूनानियों की बस्ती है वो हमें मिलती हैं। वहां से मृदभांड भी हमें है मिलते हैं। तो रोमन साम्राज्य से यह जो व्यापार है वो होता था। भारत से जो वस्तुएं जाती थी वो था सूती वस्त्र, मसाले, हाथी दांत, इसके अलावा लोहे के बर्तन, मुक्ता, माणिक्य, ये वस्तुएं हैं वो जाती थी और इसके बदले में सोने और चांदी के सिक्के हैं वो भारी मात्रा में भारत में आते थे। और सर्वप्रथम जो रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार हुआ वो दक्षिण भारत के हिस्से से हुआ। तो दक्षिण भारत के हिस्से में हमें बहुत सारे जो रोमन सिक्के हैं वो मिलते हैं। अर्थात व्यापारिक तंत्र जो था वो राजनीतिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, यानी दूरस्थ व्यापार है वो होता था। उस वक्त के जो बंदरगाह हुआ करते थे जिनसे यह व्यापार होता था, उसमें सबसे जो प्रमुख होता था वो था भड़ोच, जो कि गुजरात में है। इसको भरूच भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम भड़ोच है। इसका पुराना नाम बैरी गाजा भी हुआ करता था। एक जो था वो था सोपारा। फिर एक जो मलाबार तट पर हुआ करता था उसका नाम था मुजिरिस, यह भी बंदरगाह था मुजिरिस। एक यहां पर हुआ करता था बंगाल की तरफ जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। यह देखिए, ये ताम्रलिप्ति और जो भड़ोच और सोपारा है ये मौर्य काल में भी व्यापारिक तंत्र के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे और उस वक्त भी ये बंदरगाह हुआ करते थे। एक जो था वो था अरिकामेडु, यहां पर था तमिल वाले इलाके में। फिर पुहार जो था वो भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। इन बंदरगाहों की जो साहित्यिक विवेचना है या उनके जो साहित्यिक उल्लेख है वो हमें संगम साहित्य में भी मिलते हैं देखने को।
फिर व्यापारिक जो वस्तुएं हैं वो पहले ही बात कर चुके हैं कि सूती वस्त्र, हाथी दांत, लोहे के बर्तन, मसाले, मुक्ता माणिक्य, इनका निर्यात है वो भारत करता था। अब आगे आते हैं वाणिज्य एवं व्यवसाय। वाणिज्य एवं व्यवसाय, तो पहले बात आती है शिल्प की और व्यवसायों की। उस वक्त जो शिल्प हैं वो कौन कौन से थे और क्या क्या थे। जातकों में हमें 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख देखने को मिलता है। दीर्घ निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक का भाग है दीर्घ निकाय, उसमें 24 प्रकार के शिल्प। महावस्तु, वो भी बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 36 प्रकार के व्यवसाय। और मिलिंद पन्हों में हमें 75 प्रकार के शिल्प या व्यवसायों का उल्लेख है वो मिलता है। इनमें हाथी दांत के कारीगर हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे बर्तन बनाने वाले हो, रथकार हो, बहुत सारे जो लोग थे या बहुत सारे जो शिल्प थे वो उस वक्त प्रचलन में थे। अब ये जो शिल्प थे या जो व्यापार था, यह श्रेणीबद्ध हुआ करते थे। इनका अपना एक संगठन हुआ करता था जिसको श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणी है वो व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। वो दूर दराज जो शहर होते थे और विदेशों तक में अपने माल को बेचने जाते थे। ये कारवा बनाकर जाते थे, यानी एक व्यक्ति या एक बैलगाड़ी इस तरीके से नहीं जाते थे। बहुत सारे व्यापारी मिलकर बहुत सारी बैलगाड़ियों पर अपना माल लादकर वो जाते थे और इस कारवे को सार्थ कहा जाता था। इनका जो मुखिया होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। तो ये श्रेणियां जो थी उस वक्त अपनी उच्च स्थिति में थी। इनके अपने भी सिक्के चलते थे, जैसे कि कौशाम्बी नामक जगह पर, जो कि इलाहाबाद के पास में आया हुआ है, जो कि वत्स महाजनपद की राजधानी भी हुआ करता था। उस कौशाम्बी नामक नगर में हमें गंधिकों के श्रेणी के सिक्के हैं वो मिले हैं। गंधिक, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है गंध विक्रेता, अर्थात जो सुगंधित पदार्थ हैं उनको बेचने वाले, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापारिक संगठन या श्रेणी हुआ करती थी। उनके अपने खुद के सिक्के चलते थे। ऐसे ही बहुत सारी जो श्रेणियां थी उनके अपने सिक्के हैं वो चलते थे। और बहुत सारी जो श्रेणियां थी वो धर्मदाय भी करती थी। जैसे कि हमें विदिशा में हाथी दांत के शिल्पियों का एक उल्लेख मिलता है कि उन्होंने एक मंदिर में दीपक जलाने के लिए धर्मदाय दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी जो श्रेणियां हैं वो धर्मदाय भी करती थी, अर्थात धर्म के लिए दान। फिर उस वक्त मथुरा जो था वो साटक नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मगध जो था वो पेड़ पौधों के रेशों से बनने वाले वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल जो था वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बहुत सारे जो व्यापार व्यवसाय हैं वो होते थे। व्यवसाय सामान्यतः आनुवंशिक हो गए थे, यानी जो पिता का व्यवसाय है उसको पुत्र अपनाता था। लेकिन बहुत बार वे लोग भी व्यापार में हमें देखे गए हैं जो उस वर्ण से आते हैं जिनको व्यापार के लिए उल्लिखित शास्त्रों में नहीं किया गया है। जैसे शास्त्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो आपातकाल में व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है, वास्तविकता में यह हमें देखने को मिलता है कि सामान्य काल में भी हमें व्यापार व्यवसाय करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि शूद्रक के मृच्छकटिकम का जो नायक है वो ब्राह्मण होते हुए भी
व्यापारी है। तो व्यापार व्यवसाय है वो आनुवंशिक होने के साथ साथ में उसमें दूसरे जो लोग थे वो भी शामिल हो सकते थे। फिर बात आती है सिक्कों की। सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में या मौर्योत्तर काल है वो सिक्कों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल से पहले जो सिक्के थे वो सामान्य प्रकार के होते थे, उन पर कोई एक चित्र अंकित होता था, जबकि हम पहली बार देखते हैं कि हिंद यूनानी शासकों ने सिक्कों के साथ साथ में वहां पर लेख युक्त सिक्के हैं वो शुरू किए। उसमें किसी देवता या राजा की आकृति होती थी और नीचे उसका नाम, पदनाम और उसका समय भी लिखा हुआ होता था। सोने के सिक्के हैं वो बड़ी भारी मात्रा में हिंद यूनानी शासकों ने प्रचलित किए। बाद में कुषाण शासक और गुप्त शासकों ने भी सोने के सिक्के हैं वो बड़ी भारी मात्रा में जारी किए। तो इस वक्त जो सिक्के चलते थे उनमें जो स्वर्ण सिक्का होता था उनको स्वर्ण या निष्क या पल इनका नाम था। जो स्वर्ण होता था उसका नाम निष्क, स्वर्ण या पल भी इसको कहा गया है। चांदी के जो सिक्के होते थे वो शतमान कहा जाता था या कारशापण भी कहा जाता था। और तांबे का जो सिक्का था उसको कांकणी कहा जाता था। और इसके अलावा जो श्रेणियां होती थी, व्यापारिक श्रेणियां, उनके भी अपने अपने सिक्के हो सकते थे और बहुत जो बड़ी बड़ी श्रेणियां होती थी वो अपने सिक्के भी ढालती थी। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।